जय हिंद। सो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग बायोलॉजी क्लासेस। ये बायोलॉजी की फाउंडेशन क्लासेस हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट। इन्फॉर्मेशन ये है कि ये क्लासेस फाउंडेशन क्लासेस हैं और जितने भी आप स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, चाहे किसी भी स्टेट से संबंधित हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, राजस्थान हो, सभी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लासेस फाउंडेशन क्लासेस की तरह साइंस के लिए बिल्कुल ही बेसिक क्लासेस हैं और सभी स्टेट पीसीएस के लिए काम आने वाली हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप यदि किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प मिलेगी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में जो प्रीलिम्स में साइंस में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग टुडे, दैट इज़ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की क्लासेस है। हम लोग बायो के बाद बायो कवर करने के बाद फिर फिजिक्स कवर करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री को। तो बायो में अभी कई सारी क्लासेस होंगी। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले क्लास से। सो टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, यदि बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। इसकी ओरिजिन कैसी है? ग्रीक ओरिजिन है। ग्रीक यानी कि ग्रीस, एथेंस की बात हो रही है। स्टार्टिंग में आपको पता होगा कि फ़िलॉसफी के जितने भी फादर मिलेंगे आपको, जितने भी फ़िलॉसफिकल डिबेट्स शुरू हुई थी वो सोक्रेटिस ने शुरू करी थी। फादर ऑफ फिलॉसफी भी सोक्रेटिस को बोला जाता है, सुकरात को बोला जाता है। फिर इसी के सानिध्य में इसी के जो डिसाइपल्स हैं, कई चेले चपाटे, ये सब आगे जा कर के अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो फिलॉसफी है वो देते हैं। और बायोलॉजी की जो फिलॉसफी है ये देते हैं, इनका नाम है सोक्रेटिस, इनका नाम है एरिस्टोटल। क्या नाम है? एरिस्टोटल। यानी सबसे पहले बायोलॉजी की बात करने वालों में से एक बंदा जो है वो है एरिस्टोटल, और इसी ने सबसे पहले बात करी किसके बारे में? बायोलॉजी के बारे में। और इसके बाद से फिर क्या आता है? यहीं से निकल कर आता है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी की जब बात होगी तो वो कौन है? एरिस्टोटल। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हैं ग्रीस, एथेंस के रहने वाले हैं। तो बायोलॉजी की जो ओरिजिन है वो आपको मिलेगी एथेंस से, इसकी फ़िलॉसफी की जो ओरिजिन है वो मिलेगी एथेंस से। वहीं बात करते हैं जब बायोलॉजी को हम अब ब्रेक करेंगे तो ये मैंने बोला कि ये ग्रीक वर्ड है, इसके दो आपको वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस, ठीक है। बायोस का मतलब है जीव या फिर लाइफ। वहीं जब हम बात करते हैं लोगोस की तो इसका मतलब होता है स्टडी या अध्ययन, ठीक है। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है? इट इज़ स्टडी ऑफ लाइफ, चाहे वो किसी भी तरह की लाइफ हो जो इस प्लैनेट अर्थ पे प्रेजेंट है। इस जो प्लैनेट पे प्रेजेंट लाइफ है उसको जब हम स्टडी करते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो किसके अंतर्गत करते हैं? बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। फर्दर इसका जब क्लासिफिकेशन होता है बायोलॉजी का, जब बायोलॉजी फर्दर डिवाइड होती है तो ये दो पार्ट में डिवाइड होती है स्टडी के सहूलियत के हिसाब से। पहला जो है वो है जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, जिसमें हम लोग किसका स्टडी करते हैं? तो जितना भी एनिमल किंगडम है, जितने भी जंतु जगत के लोग हैं उनकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं? जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और इसके फादर कौन है? तो फादर ऑफ जूलॉजी इज़ अगेन सेम एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल, जिनके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि बायोलॉजी के फादर कौन है? तो अगेन एरिस्टोटल। इसे हम लोग हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार पेपर में अरस्तु लिखा रहेगा तो अरस्तु से घबराइएगा नहीं, एरिस्टोटल नाम है इंग्लिश में, हिंदी में अरस्तु कहते हैं इनको। वहीं दूसरा जो शाखा है बायोलॉजी का, दूसरी जो ब्रांच है दैट इज बॉटनी। और बॉटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं? तो बॉटनी में स्टडी करते हैं प्लांट्स की, प्लांट किंगडम की, ठीक है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पादप जगत के लोग हैं, इनकी स्टडी किसके अंतर्गत होती है? तो बॉटनी के अंतर्गत। और इसके फादर कौन है? तो इसके फादर हैं थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है इनका? थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस। तो नाम याद रखिएगा, फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस, ओके। वहीं जब हम बायोलॉजी के फादर की बात करते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ये कौन है? दिस इज अगेन एरिस्टोटल, ठीक। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, एक बार इसे आप रिवाइज करना चाहें तो हमने पढ़ा बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनकी हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, उनके फंक्शन को पढ़ते हैं, ग्रोथ और इवोल्यूशन को पढ़ते हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे में उनका जो इंटरेक्शन है उसको पढ़ते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका जो इंटरेक्शन है उनको पढ़ते हैं। वर्ड की ओरिजिन देखा हमने कि बायोस और
लोगोस इन दोनों से मिलकर बना है। बायोस का मतलब क्या होता है, जीवन या लाइफ, वहीं लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी यानी कि अध्ययन करना। तो स्टडी ऑफ लाइफ यानी लाइफ के बारे में पढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। साथ ही फादर हमने देखा कि बायोलॉजी के फादर कौन है, सो इट इज़ एरिस्टोटल। इनका यहाँ पे आपको एक इमेज भी देखने को मिलेगा, कई जगह पे आपको इनके बने हुए इमेज देखने को मिल सकते हैं। जब आप यूरोप वगैरह में घूमते हैं तो इनकी कई मूर्तियाँ आपको दिखाई देंगी। तो ये हैं कौन, फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल। साथ ही हमने क्लासिफिकेशन भी देखा कि जो जूलॉजी है, जहाँ पे हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। ठीक, ये जू से आप नाम याद रखिएगा, जू मतलब चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में क्या देखने को मिलेगा, तो कई सारे जानवर देखने को मिलते हैं। तो जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो वो होता है जूलॉजी। इसके साथ ही बॉटनी जो होती है, बॉटनी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, तो पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। इनके फादर को भी आप याद रखिएगा, बॉटनी के जो फादर हैं वो कौन है, थियोफ्रेस्टस, और जूलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, तो एरिस्टोटल। ओके, वेल ये तो हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ लिया। अब आगे समझते हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। सेल बायोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसे हम लोग को पढ़ना है, और यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें सेल की, तो सेल है क्या चीज़, तो सेल बेसिकली हमारे लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। क्या है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग्स। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसका कहने का मतलब क्या है, तो देखिए, एक यदि ह्यूमन बीइंग को, एक बॉडी को मैं यदि एग्जांपल लेकर समझाता हूँ तो उसको आप समझिएगा। जैसे एक मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ठीक है, तो इसकी पूरे बॉडी में, अब इसी की पूरे बॉडी से आप किसी भी एक लिविंग बीइंग के बारे में समझ सकते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ। तो एक कोई भी एक जो लिविंग बीइंग है उसके अंदर दो ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एक है स्ट्रक्चर और दूसरा है फंक्शन या फिर प्रोसेस। स्ट्रक्चर के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहाँ पर मान के चलो कि स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम, ठीक, या फिर दूसरा आप मान लो कि नर्व सिस्टम है, ठीक है, नर्व सिस्टम, या फिर आप मान के चलो कि ग्लैंड्स हैं इसके अंदर, ठीक है, कई सारी ग्रंथियां हैं। ऐसे कई और अन्य सिस्टम्स जो हैं ये एक बॉडी के अंदर देखने को मिलता है हमें। हमारे अंदर क्या है, हड्डी है, हड्डियों का ढांचा है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, तो ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन करता है सपोर्ट सिस्टम का। किस चीज़ का, सपोर्ट का। हमारी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट देता है। साथ ही नर्व सिस्टम क्या करता है, तो ये हमारी बॉडी में सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है। किस चीज़ का, तो ब्लड का सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है। ग्लैंड्स क्या करती हैं, तो ये एंजाइम रिलीज करती हैं जो क्या करता है, डेवलपमेंट में काम करता है, ठीक है, डेवलपमेंट वर्क में जो हमें हेल्प करता है। हमारी बॉडी को जो किस चीज़ की नीड है उसको एंजाइम प्रोवाइड करते हैं ग्लैंड्स, और उससे हमारी बॉडी क्या होती है, डेवलप होती है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक देखने को मिलेगी स्ट्रक्चर और दूसरा देखने को मिलेगा फंक्शन। यानी हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर्स है और वो स्ट्रक्चर कई फंक्शंस को करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, कई फंक्शन को करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इन सब का यदि आप यूनिट की बात करो कि ये सब बने कैसे हैं, तो जब यूनिट की बात होगी तो वो होगा सेल, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उनसे मिल करके क्या बनता है, तो इन छोटे छोटे सेल्स से मिल करके टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है। इन टिश्यूज़ से मिल करके क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, और इन ऑर्गन से बन के फिर क्या अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार होते हैं। और फिर इन स्ट्रक्चर से क्या होता है, अलग अलग ये जितने हमने फंक्शंस देखे, चाहे वो सपोर्ट का फंक्शन हो, ब्लड सर्कुलेशन हो, या इवन डेवलपमेंट ऑफ एंजाइम्स हो, ये सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है यही जो ऑर्गन्स प्रोवाइड किए, जो ऑर्गन्स बने हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो सेल के बारे में हमने ये समझ लिया कि सेल है क्या। सेल की जो स्टडी है उसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। जो सेल की स्टडी है उसे क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। वेल बात करें कि सबसे पहले सेल की स्टडीज़ किसने शुरू करी थी, सेल के बारे में पढ़ना शुरू किसने किया था, तो उसकी जो स्टडी सबसे पहले करते हैं वो थे रॉबर्ट हुक। इनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले सेल के बारे में जाना, सेल के बारे में कुछ स्टडीज़ करी। लेकिन जिस सेल के बारे में पढ़ रहे थे ये, वो सेल कैसी थी, तो वो बेसिकली एक मरी हुई सेल थी, एक मुर्दा सेल थी, यानी उसमें कोई जान नहीं थी। और उस सेल को उन्होंने एक कॉर्क, जो कॉर्क होता है,
कॉर्क के टुकड़े में पाए थे, तो उस टुकड़े को जब वो स्टडी कर रहे थे तो उसमें उन्होंने उस सेल के बारे में देखा और फिर उसके बारे में स्टडी किया। इसीलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के जो फादर हैं उनका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं हमारे रॉबर्ट हुक। वहीं जब बात करें जीवित कोशिका के बारे में स्टडी करने की बात जब आती है, तो जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले स्टडी किए थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में स्टडी किया और बताया कि एक कोशिका होती कैसी है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, किस तरह से काम करता है। तो ये सारी डिटेल्स किसने दी थी, तो इन्होंने, जिनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने एक लिविंग सेल के बारे में पहली बार स्टडी किया था और इसलिए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये कहलाते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, तो बैक्टीरियोलॉजी के फादर कहलाते हैं हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। वहीं जब साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के फादर की जब बात करते हैं तो वो कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने कोशिका के बारे में देख लिया कि कोशिका के बारे में इन दोनों ने पहली बार खोज किया। एक ने मरी हुई कोशिका के बारे में खोजा, एक ने जिंदा कोशिका के बारे में खोजा और पढ़ाई की। वहीं जब बात आती है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो थ्योरी ऑफ सेल, दैट हमारी बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है, तो छोटे छोटे सेल्स के टुकड़ों से मिल करके बनी हुई है। छोटे छोटे सेल्स हैं वो मिल करके, उनसे मिल करके हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। ये थ्योरी सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने मिल कर दी, उनका नाम है स्वीडन एंड स्वान। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिल करके ये थ्योरी दी कि हमारी जो बॉडी है, ये पूरी बॉडी छोटे छोटे जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं से मिल करके बनी होती है। इन्होंने ही सबसे पहले ये चीज़ बताई थी कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारी जो पूरा जीवन है उसका इकाई कौन है, वो सेल है। सेल से ही पूरा हमारा जीवन का निर्माण हुआ है। ये हम लोगों ने सेल के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट समझ लिए कि सेल के बारे में स्टडी किसने करी थी, सेल होता क्या है, कैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन करता है सेल हमारे बॉडी में। जब बात करेंगे सेल्स की, तो सेल्स में सबसे बड़ी सेल्स की यदि बात करें कि इस जितने भी यहाँ पे लिविंग एंटिटी होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें सबसे बड़ा सेल किसका होता है, तो वो होता है ऑस्ट्रिच के एग का। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, ठीक है, इस एग का सेल यदि आप स्टडी करें तो दिस इज द बिगेस्ट सेल, द लार्जेस्ट सेल एवर फाउंड। तो सबसे बड़ा सेल किसका रहेगा, ऑस्ट्रिच के एग का। ठीक है, वहीं जब बात करेंगे सबसे छोटे सेल की कि सबसे छोटा सेल किसका है, सो दैट इज वन बैक्टीरिया नोन एज माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा का जो सेल है वो सबसे छोटा सेल है सभी लिविंग बींग्स में। और सबसे बड़ा सेल किसका होता है, तो वो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। वहीं जब बात करेंगे कि इंसानों में सबसे बड़ा क्या होता है, तो सबसे बड़ा जो इंसानों में है दैट इज फीमेल एग सेल। तो फीमेल का जो अंडाणु है वो क्या होता है, सबसे बड़ा सेल होता है ह्यूमन्स बींग में। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, फीमेल का एग। वहीं जब बात करते हैं कि ह्यूमन में सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो है स्पर्म। क्या है, स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म सबसे छोटा ह्यूमन बींग्स में और एग सेल्स सबसे बड़ा होता है ह्यूमन बींग्स में। वहीं जब बात करेंगे कि ऑल ओवर सबसे बड़ा क्या है, तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। वहीं सबसे छोटा ऑल ओवर क्या है, तो दैट इज माइकोप्लाज्मा। ये चार फैक्ट याद रखिए। अब बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में सबसे लंबी कोशिका। यहाँ पे देखिए हमने छोटी बात कर ली, स्मॉलेस्ट, और हमने बिगेस्ट की बात कर ली, लार्जेस्ट की बात कर ली, बट हमने लॉन्गेस्ट की बात नहीं करी। तो ह्यूमन बींग्स में यदि हम बात करें कि सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट सेल की जब बात करेंगे तो दैट इज बेसिकली न्यूरॉन्स। जो हमारी ब्रेन सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इंसानों में सबसे लंबी सेल्स होती हैं। तो लंबी सेल्स होने के साथ साथ इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इनका जो रिक्रिएशन है या इनका जो डिवीज़न है वो पॉसिबल नहीं होता है। यानी कि जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो खुद को रिक्रिएट नहीं कर सकती। यानी कि यदि एक बार वो डैमेज हो गई तो वो खुद को सही नहीं कर सकती। इससे में हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ड्राइविंग कर रहे हों, ठीक है, तो हम अपना हेलमेट अवश्य लगाएं और हेलमेट लगा करके ही ड्राइविंग करें। अदरवाइज़ एक बार हमारी ब्रेन सेल्स डिस्टर्ब हो गई तो फिर वो सही नहीं हो पाएंगी, अपने आप को हील नहीं कर पाएंगी। वहीं जब दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं सेल डिवीज़न की, लीवर की, तो लीवर की जो सेल है वो अपने आप को बहुत ही फास्टर रेट पे अपने आप को जनरेट करती हैं, अपने आप को बनाती हैं। यानी कि जो सेल्स होती हैं लीवर के अंदर वो अपने आप को रिक्रिएट करने में बहुत तेज़ होती हैं, सक्षम होती हैं। लेकिन इसके विपरीत हमने देखा कि जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो अपने आप को बहुत तेज़ी से रिक्रिएट नहीं कर सकती, फिर से बना नहीं सकती। तो ऐसे में हम लोगों को ये कॉशन हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। जब भी हम ड्राइव करें तो अपने साथ क्या लेके चलें, हेलमेट लगा के चलें। ठीक है,
ये तो हमने बेसिक्स सेल के बारे में देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सेल के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि सेल बना कैसे होता है, सेल दिखाई कैसा देता है। तो जब आप यहाँ पे सेल को देखेंगे तो ये रहा सेल, और सेल के अंदर कई अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग जो होती है ना, ऐसे एक बड़ी सी बिल्डिंग है तो इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। वैसे ही एक कोई म्यूनिसिपैलिटी है, उस म्यूनिसिपैलिटी के कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे ही एक जो कंट्री है, हमारा पूरा देश है, उस देश का छोटा छोटा कई अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। वैसे ही इस छोटे से सेल के अंदर भी कई छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, और वो सब मिल करके उस सेल के अंदर कई छोटे छोटे एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाते हैं, कई छोटे छोटे एक्टिविटीज़ को करवाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बाहर यहाँ पे दिखेगा वो है एक सेल मेम्ब्रेन। किस तरह से एक दीवार है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को, ठीक है। वहीं यदि आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ लाइसोसोम देखने को मिलेगा, इसके अंदर सेंट्रोसोम देखने को मिलेगा, इसके साथ ही यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, ये भी है यहाँ पे। डीएनए स्ट्रक्चर भी इसके अंदर दिखाई देगा आपको। तो इस तरह से कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट हैं और इन सब का एक अलग अलग काम है, ठीक है। अभी इन कामों को डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि हर एक कंपोनेंट का क्या काम है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सबको बिल्कुल डिटेल से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया को समझना पड़ेगा। देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको यदि हम जूम आउट करके देखेंगे तो इस तरह से कुछ दिखाई देता है। ये एक कटा हुआ खीरा की तरह समझ लीजिए, एक खीरा है जो आधा कटा हुआ है। इसके अंदर एक इस तरह की आपको सर्पिलाकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो दीवारें हैं, इसको हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो दीवार है, और ये इसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल चल रही होती है जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? क्रेब्स साइकिल के नाम से, ठीक है। और ये जो साइकिल है क्रेब्स साइकिल, इसी से क्या होता है, इसके अंदर एनर्जी का जनरेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है तो यहाँ पे समझिए आप। देखिए ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर एक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? तो देखिए जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, फूड, और जो भी हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ये दोनों सेल के अंदर जाता है। यानी कि फूड जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में अंदर जाएगा, और इसके साथ ही ऑक्सीजन जो है वो O2 यानी कि ऑक्सीजन के रूप में ही सेल के अंदर जाएगा। एक बार जब सेल के पास जाता है तो सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला सेक्शन है ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को लेता है और फिर अपने अंदर एक साइकिल जनरेट करता है। एक साइकिल चलती है इसके अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और उस साइकिल में क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है इसको ले करके ये केमिकल एनर्जी में जनरेट करता है, उसको केमिकल एनर्जी में बदल देता है, एटीपी का रूप दे देता है इसको। और ये एटीपी जो है वो क्या करता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये एक तरह की एनर्जी पैकेट्स बनते हैं और ये एनर्जी पूरी बॉडी में सप्लाई होती है हमारी। तो सेल्स के थ्रू ही ये पूरे बॉडी में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पे हम लोग को कैसे देखा कि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ले रहा है और ऑक्सीजन को ले रहा है, और फिर इसके साथ रिएक्शन करा रहा है। किसके साथ? तो क्रेब्स साइकिल के साथ, जो कि कहाँ पे हो रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है क्रेब्स साइकिल। और उससे फिर क्या हो रहा है, एनर्जी जनरेट हो रही है एटीपी के रूप में, ठीक है। तो एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और इस एटीपी को फिर ये एनर्जी है इसको फिर क्या कर रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, जिससे क्या हो रहा है, हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, पूरी बॉडी को ऊर्जा मिल रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं? तो पावर हाउस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पावर जनरेट कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो क्रेब्स साइकिल के थ्रू कर रहा है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो संरचना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके संरचना को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये नॉर्मल चीज़ें जो है ये क्लियर हो चुकी हूँ। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास इसका खुद का डीएनए भी होता है। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक न्यूक्लियस के पास होता है सेल के अंदर, और दूसरा किसके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। जैसे ये पूरा एक सेल है, ठीक है। तो सेल में ये आपको यहाँ पे एक न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के पास खुद का एक डीएनए है, ठीक। इसके साथ ही इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है इसके पास की इसका खुद का एक डीएनए है, ठीक है। तो इन दोनों के पास इसका खुद का डीएनए होता है। ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। तो किसके किसके पास? तो न्यूक्लियस के पास और माइटोकॉन्ड्रिया के पास, इन दोनों के पास डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ओके।
तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बिल्कुल डिटेल से समझ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड थिंग कि एटीपी जनरेशन काम होता है, कहाँ पे होता है, तो ये क्रेब साइकिल चलती है। और सेलुलर रेस्पिरेशन होता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिला करके ये एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। इसके साथ ही आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि इसका एक यूनिक डीएनए होता है। जैसा कि न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले कंपोनेंट के बारे में, दैट इज़ नोन एज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, ER, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये बेसिकली सपोर्ट सिस्टम है, इंटरनल सपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल, यानी सेल को एक स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड करता है पूरी सेल को, ठीक है, जिससे कि सेल जो है वो चिपक ना जाए या फिर आपस में जुड़ ना जाए। तो सेल को अंदर से आप देखोगे कि इसका स्ट्रक्चर जो है किस तरह से ऐसे फैला हुआ है, तो ये एक तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इंटरनल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है पूरी सेल को। इसको आप देखेंगे ध्यान से तो इसके दो पार्ट आपको दिखाई देंगे। एक पार्ट यहाँ पे दिखाई देगा जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जिसे हम लोग स्मूथ ER के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो है दैट इज लिटिल, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, और इसकी वजह से इसको हम लोग कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर रफ ER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। इन दोनों का काम भी अलग अलग है। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, वो बेसिकली फैट को सिंथेसाइज करता है। तो फैट सिंथेसिस में कौन काम आता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम ही है इसका यहाँ पे स्मूथ। स्मूथ मतलब कि जो चीज़ स्मूथ हो। स्मूथ क्या होता है, फैट होता है। फैट मतलब कि ऑयली चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। तो ऑयल कहाँ पे सिंथेसाइज होगा, फैट कहाँ पे सिंथेसाइज होगा, वो होगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। वहीं जब बात करते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की मदद से किसको सिंथेसाइज करता है, तो ये करता है प्रोटीन को सिंथेसाइज, और इसीलिए इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, राइबोसोम को, ठीक है। तो राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो ये सिचुएटेड होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। हालांकि ये दो तरह से करता है इस चीज़ को, जो राइबोसोम है वो दो तरह से इस टास्क को परफॉर्म करता है। देखिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं। तो इसको जब प्रोटीन का सिंथेसिस करना है तो ये दो तरह से करता है। पहला है 80S और दूसरा है 70S। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 80S है वो बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, फॉर एग्जांपल जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, काउज हैं, एलिफेंट है, या फिर प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं, जितने लिविंग बीइंग्स को हम लोग देख सकते हैं आंखों से, उनके अंदर जो 80S राइबोसोम है उसके द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। वहीं पे जितने भी माइक्रोबियल एलिमेंट्स हैं, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि वायरस हुआ, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, जैसे कि फंगस हुए, इन सब का अंदर भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। बट इनके अंदर कौन करता है, तो इनके अंदर 70S राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, तो प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम। राइबोसोम में भी कितने तरह के प्रकार हैं देखे हमने, तो दो तरह के, कौन कौन से, 80S और 70S। तो 80S किसके लिए काम करेगा, तो 80S बेसिकली जितने भी लिविंग बींग्स जो कि बड़े हैं आकार में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स जिन्हें हम लोग अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, उनके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस किसके द्वारा किया जाता है, तो 80S राइबोसोम के द्वारा। वहीं पे जो अपनी नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते, उनके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, तो 70S राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ER क्या करता है, तो सबसे पहले हमने देखा कि ये इंटरनल सपोर्ट नेटवर्क प्रोवाइड करता है, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है पूरी सेल को। इसके साथ ही इसके दो हम लोगों ने कंपोनेंट देखा, पहला देखा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा देखा कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करता है, तो ये फैट का सिंथेसिस करता है। इसके साथ ही हम लोगों ने देखा कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे डॉट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे आपको,
जिनको हम लोग राइबोसोम कहते हैं, और ये राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसके साथ ही जो राइबोसोम है, इससे ये दो तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। पहला है एटीएस, जो कि बड़े जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें सिंथेसिस करता है एटीएस राइबोसोम, और जितने भी लिविंग माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस 70S करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक अब तक की जो सारी बातें हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। हम लोगों ने किस किस को डिस्कस कर लिया, तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने सेल के बारे में स्टडी किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे शुरुआत से। सबसे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी में देखा कि बायोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है, एरिस्टोटल हैं, ठीक है। बायोलॉजी कैसा वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है, ठीक, ग्रीक से ये लिया गया है, ग्रीक ओरिजिन है। एरिस्टोटल इसके फादर हैं। वहीं इसके दो कंपोनेंट हम लोगों ने देखा, पहला जूलॉजी देखा, दूसरा बॉटनी देखा। जूलॉजी के फादर कौन है, तो अगेन एरिस्टोटल। वहीं बॉटनी के जो फादर हैं वो कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने ये देखा कि जो जूलॉजी है उसमें हम लोग एनिमल्स का स्टडी करते हैं और बॉटनी में हम लोग प्लांट्स का स्टडी करते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने सेल बायोलॉजी को शुरू किया, और सेल बायोलॉजी में हम लोगों ने ये देखा कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जितनी भी लिविंग बींग्स होते हैं उनका, जितनी भी एग्जिस्टिंग लिविंग बींग्स हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा। जैसे स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में स्केलेटन स्ट्रक्चर हो सकता है, नर्व्स का स्ट्रक्चर है, ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इनके अंदर जो फंक्शन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं उनके द्वारा ये फंक्शन किया जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो छोटी छोटी सेल्स हैं इनसे ही टिश्यूज़ का निर्माण होता है। ये टिश्यू आगे बन के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। फिर ये आगे जो ऑर्गन्स हैं ये अलग अलग स्ट्रक्चर के थ्रू, फिर ये जो ऑर्गन्स हैं ये आगे सपोर्ट और हेल्प करते हैं फंक्शन करने के लिए इन अलग अलग सिस्टम्स को, इन अलग अलग स्ट्रक्चर्स को। साथ ही हमने ये भी देखा कि जो सेल की स्टडी है उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी से फिर हमें याद आया कि साइटोलॉजी का जो पहला फादर है वो कौन है, तो वो थे हमारे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में स्टडी करनी शुरू करी थी। हालांकि इन्होंने मरे हुए सेल के बारे में स्टडी किया था, फिर भी इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी जाना जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं क्योंकि पहली बार सेल का अध्ययन, चाहे मरे हुए ही सेल का अध्ययन क्यों न किए हो, पहली बार किन्होंने किया था, रॉबर्ट हुक ने ही किया था। अगला जो हम लोगों ने देखा कि जो जिंदा कोशिका के बारे में स्टडी करने वाले थे वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। उसके बाद फिर हमने अगला देखा कि जो स्लाइडेन एंड स्वान हैं, इन लोगों ने थियरी ऑफ सेल दिया कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, अलग अलग छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी हुई है। ये थियरी किसने दिया, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। आगे हमने देखा कि जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल पूरे लिविंग बींग्स में बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो है वो ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा है। एक अंडा फोड़ेंगे जिसमें 10 से 12 लोगों का ऑमलेट आराम से बन जाएगा। वहीं दूसरा जो हमने देखा कि सबसे छोटा जो सेल है वो किसका है, माइकोप्लाज्मा का। इसके बाद हम लोगों ने ह्यूमंस बींग्स में सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो ह्यूमन बींग में सबसे बड़ा है वो एग होता है। इसके साथ ही जो सबसे छोटा है दैट इज स्पर्म। इसके साथ हमने ये भी देखा कि जो सबसे लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बींग्स के अंदर दैट इज न्यूरॉन सेल्स। आगे बढ़ते हुए हमने ये भी देखा कि न्यूरॉन सेल्स में डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता, वो अपने आप को रिक्रिएट नहीं कर सकती, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सेफ्टी से गाड़ी वाड़ी चलाना चाहिए, नहीं तो हम लोग निपट जाएंगे, दिमाग भी चला जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने फिर सेल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी शुरू करी। सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों के बारे में अभी तक स्टडी किया। माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने ये देखा कि सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है और फिर इसके थ्रू कैसे क्रेब साइकिल चलती है, क्रेब साइकिल से कैसे एटीपी का जनरेशन होता है जिससे हमारी पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसके साथ ही हम लोगों ने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी किया तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ों को समझा कि कैसे फैट का सिंथेसिस करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके द्वारा राइबोसोम के द्वारा किया जाता है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सिचुएटेड होता है, इसीलिए राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक अब तक हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़िए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट जो और ऑर्गन्स हैं उनके बारे में। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फैट्स के बारे में रखा है कि फैट का जो सोर्स है वो क्या है। तो यहाँ पे अलग अलग फैट के सोर्स हैं, प्रोटीन के जो अलग अलग सोर्स हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। हालांकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, आगे जब हम पढ़ेंगे प्रोटीन और फैट्स के बारे में, जब हम सब्जियों के बारे में पढ़ रहे होंगे तब हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो सोर्सेस होते हैं फैट्स के और प्रोटीन्स के उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और अन्य छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो कि सेल के अंदर हैं, प्रेजेंट हैं, उनके बारे में। सबसे जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वन है दैट इज़ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या काम है, तो गोल्जी बॉडी का जो मेन काम है दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। एक बार माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा
पावर हाउस के द्वारा पावर जनरेट कर दी गई, तो उस पावर को दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा, उस पावर को अन्य जगह पे पहुंचाना भी होगा। फॉर एग्जांपल दूसरा जो हमने देखा कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ जनरेट किया होगा फैट, वैसे ही जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे राइबोसोम द्वारा कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस किया गया होगा, कुछ प्रोटीन जनरेट किया गया होगा, तो उसको भी तो ट्रांसफ़र करना होगा पूरी बॉडी में। फॉर एग्जांपल यदि कोई स्पीकर है जो कि बोल रहा है, कोई एक होस्ट है, कोई एंकर है, तो उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी बोलने में खर्च करनी है, तो उसकी जीभ को, उसकी जिह्वा को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। और ऐसे में उसकी बॉडी जो एनर्जी जनरेट हो रही है पूरी बॉडी में, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए? उसकी जीवा को। वैसे ही यदि कोई एक रनर है, कोई धावक है, जो कि एथलीट्स है, जो दौड़ रहे हैं, तो यदि कोई एथलीट दौड़ रहा है, उसके पैर को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ऐसे में जो बॉडी एनर्जी जनरेट कर रही है वो एनर्जी सबसे ज़्यादा उसके पैरों को ज़रूरत है, ताकि वो विन कर सके, जीत सके। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटी कर रहे लोगों को अलग अलग एनर्जी का रिक्वायरमेंट है और अलग अलग जगह पे है, अलग अलग तरीके से। तो गोल्जी बॉडी ये डिसाइड करता है कि किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र किया जाएगा और किसके पास किया जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करता है कि जो अलग अलग एनर्जी पैकेट्स हैं उनको मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, पैक करता है, जो प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, इन सबको, और फिर उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ तक? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल फॉर द एक्सपोर्ट आउटसाइड सेल, यानी कि दूसरे सेल्स तक उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे क्या है, मेरी जीभ को, यानी मेरी जो टंग सेल्स हैं उनको ज़रूरत है एनर्जी की, तो वो उन सेल्स तक एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो क्या करता है? छोटे छोटे मॉडिफाई करके पैकेट्स को एनर्जी के रूप में वो स्टोर करके आगे बढ़ाता है। समझ गया? तो गोल्जी बॉडी का जो मेन काम है वो क्या है कि एनर्जी को सप्लाई करना दूसरे जगह तक, दूसरी सेल्स तक। ठीक है, वहीं गोल्जी बॉडी के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है सेल का स्ट्रक्चर में वो है सेंट्रोसोम। ये कुछ इस तरह का आपको बंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, जो एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, और ये पाइप, छोटे छोटे जो ट्यूब्स होते हैं ना, माइक्रो ट्यूब्स, उसके जैसा आपको दिखाई देगा। तो इसका जो मेन काम है वो क्या है? सेल डिवीजन का। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो सेल है उसको डिवाइड करेगा, नए सेल्स का निर्माण करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जा रहे हैं, आप साइकिल से गिर गए, साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, साइकिल से गिर गए, साइकिल से गिरने के बाद आपको चोट लग गई पैर में, तो आपके जो स्किन है, मान लीजिए स्किन खराब हो गई या स्किन पे चोट लग गई, उसकी वजह से जो स्किन है वो खराब हो गई, कट गई। अब वो स्किन तो कट गई, लेकिन वहाँ पे नई स्किन भी तो आनी चाहिए ना। तो स्किन, वहाँ की जो स्किन सेल्स हैं उनको भी तो ये ऑर्डर दिया जाएगा कि भाई यहाँ पे एक नए जो सेल्स हैं, नई स्किन सेल्स हैं, उनको डेवलप किया जाए, नया सेल यहाँ पे जनरेट किया जाए, नई चमड़े को यहाँ पे लाना है। तो वो कैसे होगा? तो उसका काम करता है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम बेसिकली यही करता है कि जो नई तरह की सेल्स हैं उनको जनरेट करना, और फिर सेल डिवाइड करके बेसिकली नए तरह के सेल्स को जनरेट करना, और फिर जो पुरानी डेड सेल्स हैं उनकी जगह पे नए सेल्स को रिप्लेस करना। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हमने कि यदि आप गिरते हैं, चोट लगती है किसी जगह पे, और फिर वहाँ पे नए सेल्स को लेकर आना है, तो वो नए सेल्स का जनरेशन कैसे होता है? तो वो होता है सेल डिवीजन के थ्रू, और उस पर फिर नए सेल्स की पुनरावृत्ति होती है। नए सेल्स आकर के उस जगह को, पुरानी सेल्स को, डेड सेल को रिप्लेस कर देते हैं, वहाँ पे नए सेल्स को लाकर सेट कर देते हैं। और इसमें जो माहिर है वो कौन है? तो वो है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेल डिवीजन का। ठीक है, तो आई होप सेल डिवीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले टर्म्स के बारे में समझते हैं, दैट इज लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज प्रेजेंट इन द सेल। इसका क्या काम है? तो लाइसोसोम का जो मेन काम है वो क्या काम है कि डेड सेल को खाना, डाइजेस्ट करना, ख़त्म करना, हटा देना मार करके। फॉर एग्जाम्पल यदि हमारे उस पर चोट लग गई है, ठीक है, कहीं स्किन पे, ठीक, अब स्किन पे यदि चोट लग गई है तो वहाँ की स्किन जो डिस्टर्ब हो चुकी है, उस डिस्टर्ब स्किन के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है, ख़त्म करना है। तो इस ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको ख़त्म करने के लिए वो होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम बेसिकली इसके अंदर क्या होता है? एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जिसे डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं। ये क्या करता है कि यदि कोई भी सेल के अंदर कोई भी ऑर्गन खराब हो गया है या कोई भी डिफेक्ट आ गया है तो उसके ऊपर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम को छिड़क देता है, और उस हाइड्रोलिटिक एंजाइम में उस आगे डिस्टर्ब हुई चीज़ को या ख़राब हुई चीज़ को डाइजेस्ट करने की पोटेंशियल होती है। जैसे ही ये चीज़ उसके ऊपर छिड़केगा, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है? उस चीज़ को डाइजेस्ट कर जाता है या ख़त्म कर देता है, ख़राब कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। और ऐसे में वो पुरानी चीज़
क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हम लोगों ने सेंट्रोसोम में बात किया कि सेंट्रोसोम नए सेल्स को जनरेट करता है, नए सेल्स को, इसी पुराने सेल्स को डिवाइड करके नए सेल्स को बनाता है। वहीं लाइसोसोम क्या करता है कि उन पुराने सेल्स को जो खराब हो चुकी हैं उनको क्या करता है, हटाता है, उनको डाइजेस्ट करता है, उनको तोड़ मरोड़ के खत्म कर देता है। तो लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम को हम लोग इसीलिए सुसाइड बॉम्ब भी कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम जो है ये अपने अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इससे क्या करता है कि इससे उन सेल्स को जो कि डेड हो चुकी हैं या जो खराब हो चुकी हैं उनको ख़त्म करता है, उनको मार देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइड बॉम्ब ऑफ द सेल, इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और यदि ये लाइसोसोम यदि पूरे सेल के अंदर खुद ही पूरा ब्लास्ट कर जाए किसी तरह से, यदि कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है जिससे ये पूरा सेल के अंदर ही ब्लास्ट कर जाए, तो ऐसे में पूरा सेल ही डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा सेल ही अपने फंक्शन को करना बंद कर देगा, वो सेल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग सुसाइड बम के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद अगला जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है सेल के अंदर, दैट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बेसिकली प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स इन दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इसका साइज जो है वो डिफर करता है। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। अभी यहाँ पे जो ये सेल्स दिखाया गया आपको, जो चौकोर दिख रहा है, ये बेसिकली प्लांट सेल ही है। प्लांट सेल में इनका जो साइज है वो बड़ा होता है। वहीं बात करते हैं जब एनिमल सेल्स में, तो एनिमल सेल्स में इनका साइज काफ़ी छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करते हैं कि स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं? तो वाटर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट करते हैं, और इन सबको क्या करते हैं, स्टोर करके अपने अंदर रखा रहता है। ठीक है। तो इसलिए वैक्यूल्स का जो साइज है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में क्या होता है, इनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि उनको स्टोर करने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। चाहे फूड की बात करें, वाटर की बात करें, वो सबसे ज़्यादा स्टोर कौन करता है? तो प्लांट्स करते हैं। वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं और स्टोर करके रखे रहते हैं। वहीं जब हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं, तो एनिमल सेल्स, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम खाने के लिए दूसरे चीज़ों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम खाने को पकाते हैं और पका करके खा जाते हैं। बल्कि जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। खुद बनाते हैं इन द सेंस कि वे डिपेंडेंट नहीं है किसी दूसरे पर्सन के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक पौधा है, पौधे के ऊपर सनलाइट आती है, सनलाइट से हमने देखा कि कैसे वो एनर्जी जनरेट करता है, और एनर्जी जनरेट करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन जनरेट करेगा, फिर वो अपने आप को फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद ही बना लेगा। जबकि इंसानों में ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम खाने के लिए किसी सेकंड पर्सन पे, थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो वैक्यूल्स क्या करता है, वैक्यूल्स बेसिकली स्टोर करके रखता है वाटर्स को, न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है। और इसकी साइज जो है वो बड़ी होती है, किसमें? प्लांट सेल्स में। जबकि जब हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे वैक्यूल्स की साइज क्या होती है, वो छोटी होती है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी में देखा कि बायोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है? एरिस्टोटल हैं। ठीक है। बायोलॉजी कैसा वर्ड है? तो ग्रीक वर्ड है। ठीक, ग्रीक से ये लिया गया है, ग्रीक ओरिजिन है। एरिस्टोटल इसके फादर हैं। वहीं इसके दो कंपोनेंट हम लोगों ने देखा, पहला जूलॉजी देखा, दूसरा बॉटनी देखा। जूलॉजी के फादर कौन है? तो अगेन एरिस्टोटल। वहीं बॉटनी के जो फादर हैं वो कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने ये देखा कि जो जूलॉजी है उसमें हम लोग एनिमल्स का स्टडी करते हैं, और बॉटनी में हम लोग प्लांट्स का स्टडी करते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने सेल बायोलॉजी को शुरू किया, और सेल बायोलॉजी में हम लोगों ने ये देखा कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जितनी भी लिविंग बींग्स होते हैं उनका, जितनी भी एग्जिस्टिंग लिविंग बींग्स हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा। जैसे स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में स्केलेटन स्ट्रक्चर हो सकता है, नर्व्स का स्ट्रक्चर है, ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इनके अंदर जो फंक्शन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं उनके द्वारा ये फंक्शन किया जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो छोटी छोटी सेल्स हैं इनसे ही टिश्यूज़ का निर्माण होता है। ये टिश्यू आगे बन के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। फिर ये आगे जो ऑर्गन्स हैं ये अलग अलग स्ट्रक्चर के थ्रू, फिर ये जो ऑर्गन्स हैं ये आगे सपोर्ट और हेल्प करते हैं फंक्शन करने के लिए इन अलग अलग सिस्टम्स को। साथ ही हमने ये भी देखा कि जो सेल की स्टडी है उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी से फिर हमें याद आया कि साइटोलॉजी का जो पहला फादर है वो कौन है? तो वो थे हमारे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में स्टडी करनी शुरू करी थी। हालांकि इन्होंने मरे हुए सेल के बारे में स्टडी किया था, फिर भी इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी जाना जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं क्योंकि पहली बार सेल का अध्ययन, चाहे मरे हुए ही सेल का अध्ययन क्यों न किए हो, पहली बार किन्होंने किया था? रॉबर्ट हुक ने ही किया था। अगला जो हम लोगों ने देखा कि जो जिंदा कोशिका के बारे में स्टडी करने वाले थे वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है। उसके बाद फिर हमने अगला देखा कि जो स्लाइडेन एंड स्वान हैं, इन लोगों ने थियरी ऑफ सेल दिया कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, अलग अलग छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी हुई है। ये थियरी किसने दिया? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। आगे हमने देखा कि जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल
पूरे लिविंग बींग्स में बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो है वो ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा है। एक अंडा फोड़ेंगे तो इसमें 10 से 12 लोगों का ऑमलेट आराम से बन जाएगा। वहीं दूसरा जो हमने देखा कि सबसे छोटा जो सेल है वो किसका है, माइकोप्लाज्मा का। इसके बाद हम लोगों ने ह्यूमंस बींग्स में सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो ह्यूमन बींग में जो सबसे बड़ा है वो एग होता है। इसके साथ ही जो सबसे छोटा है दैट इज स्पर्म। इसके साथ हमने ये भी देखा कि जो सबसे लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बींग्स के अंदर दैट इज न्यूरॉन सेल्स। आगे बढ़ते हुए हमने ये भी देखा कि न्यूरॉन सेल्स में डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता, वो अपने आप को रिक्रिएट नहीं कर सकती, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सेफ्टी से गाड़ी वाड़ी चलाना चाहिए, नहीं तो हम लोग निपट जाएंगे, दिमाग भी चला जाएगा। हेलमेट वगैरह लगा के चलिए। सेल स्ट्रक्चर की जब बात करी हम लोगों ने तो इसमें हम लोगों ने अब तक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी किया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में स्टडी किया, लाइसोसोम के बारे में स्टडी किया, वैक्यूल्स के बारे में स्टडी किया। माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ये एनर्जी एटीपी का जनरेशन करता है, और साथ ही ये देखा कि इसका एक यूनिक डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, न्यूक्लियस की तरह। और इसके बाद हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझा, जहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट का जनरेशन कर रहा था, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की मदद से प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा था। इसके बाद हम लोगों ने यहीं पे 80S और 70S के बारे में देखा कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है। 80S जो है वो जो डेवलप्ड ऑर्गेनिक बीइंग है उनके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। साथ ही 70S जो है जो नॉन डेवलप या माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इसके साथ ही हम लोगों ने इन चारों के बारे में देखा, जैसे गोल्जी बॉडी क्या करता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है, सेंट्रोसोम क्या करता है तो ये नई सेल्स को क्रिएट करता है, नए सेल्स को, पुरानी सेल्स को डिवाइड करके नए सेल्स का जनरेशन करता है। साथ ही हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में देखा, जिसको हम लोग सुसाइड बम के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, ये फट करके जितने भी डेड सेल्स हैं या फिर जो काम की सेल्स नहीं है उनको ख़त्म कर देता है, उनको मार देता है। और साथ ही हम लोगों ने वैक्यूल्स के बारे में समझा कि वैक्यूल्स क्या हैं, तो वैक्यूल्स बेसिकली वाटर या फिर न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि वैक्यूल्स की जो साइज़ है वो प्लांट सेल्स में बड़ी होती है और नॉर्मल सेल्स, ह्यूमन सेल्स में या फिर एनिमल सेल्स में छोटी होती है। तो इस तरह से अब तक हम लोगों ने 6 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया है। सेल की जो गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है और वैक्यूल्स है। इसके साथ ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंतर्गत हम लोगों ने स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ इंडोप्लाज्मिक में हम लोगों ने राइबोसोम में भी 80S और 70S, ठीक है, 80S और 70S इसके बारे में देखा। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो अब हम अगले क्लास में इसके आगे के जो और ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से स्टडी करेंगे और समझेंगे कि जो बचे हुए ऑर्गन्स हैं वो उनका क्या फंक्शन है सेल के अंदर वो बाकी कौन कौन से काम करते हैं। फिर हम प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बीच क्या डिफरेंसेस हैं उनको भी बिल्कुल डिटेल से कवर करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।